हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीत एक्सपर्ट्स। हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे और लास्ट टॉपिक हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा है और उसमें हमने पढ़ा है मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन। अब हम आगे बढ़ाते हैं और हम उन केसेस के बारे में बात करते हैं जो केसेस डायरेक्टली आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसमें कोई फंक्शन जैसे कि वॉल्यूम फंसा हुआ होता है और उसको सॉल्व करने के लिए आपको बाकी और डेटा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये जो लेक्चर है ये प्राइमरली जेई के लिए है, नीट के लिए उतना रेलेवेंट नहीं है। नीट वाले भी देख के सीख सकते हैं पर जेई वालों के लिए मस्ट डू होता है। चलिए करके देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। हमने बोला है कि भाई हमारे पास दो सोल्यूशन है, एक है ये सोल्यूशन 1 और एक है ये सोल्यूशन 2। हमारे पास ये दो सोल्यूशन है। हम क्या जानते हैं कि इस सोल्यूशन 1 का मास है मास 1 और सोल्यूशन 2 का मास है मास 2। इसकी मोलारिटी है m1, सोल्यूशन 2 की मोलारिटी है m2। सोल्यूशन 1 के वॉल्यूम है v1, सोल्यूशन 2 का वॉल्यूम है v2 और यहाँ पे जो मोल्स है n1 और सोल्यूशन 2 के जो मोल्स है वो है n2। ये मोल्स किसके हैं? ये मोल्स है सल्यूट के। ये उस सोल्यूशन में जो सल्यूट डाला है जिसकी मोलारिटी m1 निकाली है उसके मोल्स हैं n1। अब हम इसके अंदर ये चाहते हैं कि हम ये दोनों सोल्यूशन मिला दें और ये सोल्यूशन मिला के हम एक नया सोल्यूशन बनाएं जो सोल्यूशन है सोल्यूशन 3। क्या है वो सोल्यूशन? वो है सोल्यूशन 3। अब इस सोल्यूशन में जो मोलारिटी आएगी, इस सोल्यूशन का मास है, पहले मास निकालते हैं। मास है मास 3, इसकी मोलारिटी है m3, इसका वॉल्यूम है v3। अब मास के लिए हमारे पास जानकारी है। कैसे जानकारी है? कि भाई हमने इन दोनों सोल्यूशन को मिला के तो ये सोल्यूशन बनाया है। यदि हमने दो सोल्यूशन को मिला के एक सोल्यूशन बनाया तो इस सोल्यूशन का मास कितना होगा? इन दोनों सोल्यूशन के मास के बराबर होगा। भाई यदि इन दोनों का मास ऐड कर देंगे तो इसका मास आ जाएगा। तो हम क्या जानते हैं कि भाई मास 3 जो है ये किसके बराबर है? ये बराबर है मास 1 प्लस मास 2 के बराबर है। और ये हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है। भाई हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चलता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से जो दोनों का मास होगा, इन दोनों कंपोनेंट्स का मास होगा, इसके बराबर इसका मास बनेगा। ठीक है, अब यदि मैं पहले जो पढ़ रहा था, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, उसके अंदर हमने क्या कहा? मोलारिटी 3 इक्वल्स टू n3 बाई v3 और n3 किसके बराबर था? n3 बराबर था n1 प्लस n2 के बराबर था और n3 किसके बराबर था? m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर था। चलिए ये भी हमको समझ में आ गया। तो हमने कहा मोलारिटी 3 विल बी इक्वल टू मोलारिटी 1 वॉल्यूम 1 प्लस मोलारिटी 2 वॉल्यूम 2 डिवाइड बाय v3। अब है ना, हमने लास्ट लेक्चर में क्या कहा था कि v3 इक्वल्स टू v1 प्लस v2 होगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, पर क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो ये सही नहीं होता। हाँ, हम लोग ले लेते हैं, मतलब टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, टेक इट फॉर ग्रांटेड। पर यदि ये बोले कि ये सही है कि नहीं है तो ये सही नहीं होता है। अब फिर से ये सही क्यों नहीं होता है? क्योंकि वॉल्यूम तो कंजर्व होता ही नहीं है। भाई जो कंजर्वेशन वाले लॉज हैं वो कंजर्वेशन वाले लॉज लगते हैं मास के लिए, मोल्स के लिए। वॉल्यूम के लिए कहां से लगने लग गए? तो वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता है। तो फिर क्या करें? देखिए, तो इन केसेस के अंदर हमें यह समझना होगा कि कहां पर हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं और कहां पर हम ये रिलेशन यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए, जब भी कभी इफ
डेंसिटी डेटा, डेंसिटी and mass data of final solution is given, of final solution is provided। वहां पर हम V3 इक्वल्स टू V1 प्लस V2 नहीं लिखते हैं। And if density and mass data of final solution is not provided, यदि वो नहीं मिलता है, then we can use V3 equals to V1 plus V2, और ये 99% क्वेश्चंस के अंदर होगा। पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि 99% में ये होता है तो ये क्यों सीखे, क्योंकि सिलेक्शन तो उस 1% क्वेश्चन से ही बनेगा। तो अभी इस केस में क्या करेंगे, तो यदि ये वाला केस फंस रहा होगा तो इसको हम लोग निकालने के लिए कहेंगे कि भाई वॉल्यूम 3 किसके बराबर है, ये बराबर है मास ऑफ 3 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ थर्ड सॉल्यूशन। हमें यह कहना होगा कि वॉल्यूम ऑफ 3 इक्वल्स टू मास ऑफ थर्ड एंड डेंसिटी ऑफ थर्ड सॉल्यूशन बोलना होगा। और इतना डेटा, इतनी जानकारी क्वेश्चन में होगी तो ही ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक और होगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा, तो एक क्वेश्चन बेसिक सा करके देखते हैं। देखिए एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 2 लीटर 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन जिसका डेंसिटी दे रखा है 1.2 ग्राम पर ml इज मिक्स्ड विद 4 मोलर 3 लीटर 4 मोलर 3 लीटर H2SO4 सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी दे रखी है आपको 1.6 ग्राम पर ml। फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, ये पूछा है आपसे, एंड डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml, ये जानकारी दी है। अब यहां पे बात समझिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास डेंसिटी दे रखी है सारे सॉल्यूशंस की, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3। मतलब अब हमारे पास सबके मास और वॉल्यूम कन्वर्जन का मौका है, ये जानकारी क्वेश्चन में दी है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि भाई ये 2 लीटर है, इसका वॉल्यूम दे रखा है, मतलब आप सॉल्यूशन 1 का मास निकाल सकते हो। इसका वॉल्यूम दे रखा है, मतलब सॉल्यूशन 2 का मास निकाल सकते हो। डेंसिटी 3 की दे रखी है, तो सारा डेटा दे रखा है ना भाई। तो अब आप इस क्वेश्चन के अंदर V3 इक्वल्स टू V1 प्लस V2 नहीं कर सकते हो। देखिए यदि आपके पास सारे सॉल्यूशन की डेंसिटी या सारे सॉल्यूशन का मास और उनकी डेंसिटी दे रखी है तो आप V3 इक्वल्स टू V1 प्लस V2 कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, इस केस के अंदर हम लोग बोलेंगे कि भाई सबसे पहले मोलैरिटी 3 के निकालनी है, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी N3/V3 के। और मोलैरिटी 3 किसके बराबर हो जाएगी, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V3 के। और M3 किसके बराबर हो जाएगा, M1V1, M1V1 कितना हो गया 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 डिवाइड बाय V3 के। तो M3 किसके बराबर हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 12, तो ये हो गया 16/V3 के।
पर V3 लीटर में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं वॉल्यूम भी लीटर के अंदर ले रहा हूं। अब V3 निकालने की मेहनत चालू करते हैं। भाई मुझे क्या मालूम है, मास 1 कितना होगा? मास 1 हो जाएगा वॉल्यूम 1 इंटू डेंसिटी 1, विच इज 2000 इंटू 1.2 यानी कि 2400 ग्राम। मास 2 कितना हो जाएगा? मास 2 हो जाएगा वॉल्यूम 2 इंटू डेंसिटी 2, और ये कितना हो जाएगा? 3000 इंटू 1.6 यानी कि 4800 ग्राम। अब मतलब मेरे पास मास 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 2400 प्लस 4800 विच इज इक्वल्स टू 7200 ग्राम। ये आ जाएगी। और इससे मेरे पास V3 कितना आ जाएगा? मास 3 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मास 3 बाय डेंसिटी 3, और मास 3 कितना है? 7200 बाय डेंसिटी 3 कितनी है? 1.5। ये आ जाएगा। और ये अभी किस में आया है? ये आया है वॉल्यूम ml में। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे मास लिया है ग्राम में, डेंसिटी दी है ग्राम पर ml में। तो यदि मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं, मतलब ये कितना कर दूं? 7.2 इंटू, या इसको कर दूं 7200 डिवाइड बाय 1500, ये आ गया अब वॉल्यूम इन लीटर। अब मेरे को सिर्फ इतना सा करना है, M3 बराबर 16 बाय 7200 डिवाइड बाय 1500, ये कैंसल आउट हो गया। तो M3 बराबर 16 इंटू 15 बाय 72। बात समझ में आ गई? अब यदि हम इसको और सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? 8 से काट दे तो ये 2, ये 9, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30/9 मोलर। अब यदि आप कहते हैं कि नहीं सर मेरे को तो ऐसे नहीं करने का है, तो मत करो, आंसर गलत हो जाएगा। मान लो आप यदि डायरेक्ट ट्रेडिशनल रूट से जाते, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, तो आप क्या कहते हैं? M3 इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 कर लेते हैं आप। और M1V1 कितना है? ये आ गया 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, तो ये हो गया 16/5 मोलर। ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो ये गलत माना जाएगा और ये सही माना जाएगा, क्योंकि यहां पर आपने वॉल्यूम कंजर्वेशन को इज्जत दी है, जो होता ही नहीं है। ये सही है, आपने यहां पे मास कंजर्वेशन लिया है। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन है जो क्वेश्चन जेई के मतलब के लिए है, क्योंकि लंबा होता है, लेंदी होता है, कैलकुलेशंस होती हैं, सब कुछ होता है इसके अंदर, तो ये आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद। अब इसके ऊपर हमें ना ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस करते हैं जहां पर हमारे पास वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम से हमें मास निकालना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते आते हैं। तो ये आएगा क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर हमारे पास वॉल्यूम है, डेंसिटी है, और 4 ml मिथाइल अल्कोहल से मिक्स किया है, और 4 ml मिथाइल अल्कोहल की भी डेंसिटी हमको दे देते हैं। चलिए, इसकी आपको डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ये आपको दे रखी है 0.8 ग्राम पर ml। ठीक है, ये दे रखी है। मोलैरिटी ऑफ अल्कोहल इफ फाइनल डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml। तो देखिए, इससे इसकी डेंसिटी दे रखी है, इसकी डेंसिटी दे रखी है, इसकी डेंसिटी दे रखी है। तो अब आपके दिमाग में यार अच्छा हाँ डेंसिटी दे रखी है तो सॉल्व कैसे करेंगे, हमें मास कंजर्व करना है, वैसा कुछ। तो अब है ना, यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है मोलैरिटी ऑफ अल्कोहल निकालनी है। तो मेरे को मोलैरिटी का मतलब क्या मालूम है? मोलैरिटी इज मास ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट।
इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml, और ये सोल्यूशन का वॉल्यूम है। तो मुझे हर चीज के लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास सोल्यूट भी लिक्विड है। अब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो गया है। ये सॉल्ट नहीं डाला है, नमक नहीं डाला है, वॉल्यूम मेजर करके डाला है, वॉल्यूम मेजर करके डाला है, उसकी डेंसिटी डाली है। तो पहले मेरे को इससे मास निकालना होगा, तो ही मैं आगे बात कर सकता हूं, मैं आगे बात ही नहीं कर सकता हूं। तो मैंने कहा कि भाई मैं पहले वाटर का मास निकाल लेता हूं। मेरे को मालूम है मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, मास ऑफ वाटर आ जाएगा 10 ग्राम्स। क्यों? क्योंकि 10 इंटू 1 है। मुझे क्या मालूम है, मेरे पास आ जाएगा मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मतलब 4 इंटू 0.8 यानी कि 0.32 ग्राम, ये आ जाएगा। सॉरी 0.32 नहीं, 3.2 ग्राम आ जाएगा। अब मेरे पास मास आ गया। मैंने कहा मेरे पास और क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। क्यों आ जाएगा भाई, इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मास आ जाएगा नहीं। तो ये हो गया 10 प्लस 3.2 यानी कि 13.2 ग्राम। ये जो है ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 13.2 है, डेंसिटी कितनी है 1.1 है, तो ये आ गया 12 ml। 10 और 4 मिलाए थे तो 14 ml होना चाहिए था ना, नहीं है। यही चीज है कि भाई आप मास कंजर्व कराते हो, वॉल्यूम कंजर्व नहीं कराते हो। ये 12 ml आया है, ठीक है। अब ये 12 ml आ गया है, तो मुझे मालूम है कि भाई ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो मोलारिटी कैसे निकाल लेंगे, मास 3.2 डिवाइड बाय मोलर मास। और मोलर मास क्या है मिथाइल अल्कोहल का, जरा काउंट करें भाई। CH3OH का मोलर मास, CH3OH निकाल लेते हैं, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3, 3 हाइड्रोजन है 16 प्लस 1 यानी कि ये भी 32 आ जाएगा। तो 32 इंटू 1000 डिवाइड बाय 12, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 10 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया 100/12 विच इज 25/3 मोलर। समझ में आया? तो आपको दो लिक्विड मिला के दिए, लिक्विड का वॉल्यूम कंजर्व नहीं है। पहले लिक्विड के वॉल्यूम से आपने सोल्यूट का मास निकाला, फिर सॉल्व किया। तो ये जो मल्टीपल थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपको इस तरीके से करने होते हैं। बात समझ में आ गई है? चलिए अब आगे देखते हैं, अगला एस्पेक्ट चेक करते हैं। अगला एस्पेक्ट क्या बोलता है, देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है। नहीं, देखिए अब क्या होता है ना, इसके बाद में हमें समझना होता है कि कुछ यदि हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करें तो हो सकता है कि वो रिएक्ट कर जाए। यदि हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करें तो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि वो मिक्स करते वक्त रिएक्ट कर जाए। और ऐसी कुछ रिएक्शन अपने को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ऐसी कुछ रिएक्शन अपने को समझ में आनी चाहिए कि भाई दो सॉल्यूशन मिक्स किए हैं, वो रिएक्ट कर जाए। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन मिक्सचर्स। क्या बोलते हैं इन चीज को हम लोग, इस चीज को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन मिक्सचर्स। कि हमने सोल्यूशन 1 लिया है, सोल्यूशन 2 लिया है, दोनों को मिक्स किया है और रिएक्शन हो गई है। अब हमें कौन कौन सी रिएक्शन पता होनी चाहिए इसके लिए। सबसे पहली चीज हमें समझ में आना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन। क्या समझ में आना चाहिए हमें, हमें समझ में आना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन, विच इज यदि मैंने एसिड और बेस मिलाया है तो वो रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। मतलब यदि मान लेते हैं मैंने HCl और NaOH मिलाया है तो ये NaCl प्लस वाटर बनाएंगे। और इसके मोल्स यदि A है, इसके मोल्स यदि B है,
तो हमें पहले देखना होगा कि दोनों में से एल आर कौन है। मान लेते हैं ये एल आर है तो ये एक्सेस बचेगा, और यदि ये एल आर है तो ये एक्सेस बचेगा, और उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है कि भाई क्या हुआ, क्योंकि जो वाटर बना वो तो बाहर निकल गया, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और एक रिएक्शन आपको समझ में आनी चाहिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या समझ में आनी चाहिए? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है कि आपने दो सॉल्यूशन मिलाए और उन दोनों सॉल्यूशन से एक सॉल्ट बना जो सॉल्यूशन से बाहर निकल गया। जैसे मैंने बोला मेरे पास है AgNO3, मैंने इसमें HCl मिलाया तो ये बना देगा AgCl सॉलिड प्लस HNO3। तो ये प्रेसिपिटेट बन के सॉल्यूशन से बाहर निकल गया। मतलब यदि मेरे पास एक कंटेनर है इतना, उसमें मैंने सॉल्यूशन डाले तो वो सॉल्यूशन बना रहेगा और नीचे AgCl या ऊपर AgCl बाहर निकल जाएगा। तो अब हमें ना ये समझ में आना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से सॉल्ट है जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो हमारे पास में हमें AgCl, AgBr, AgI, AgCN और BaSO4, CaCO3, CaSO4, ये सब वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो जितने ये बन जाएंगे उतना प्रेसिपिटेट करके सॉल्यूशन से बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल बाहर आ गए। अब इनकी कंसेंट्रेशन है ही नहीं पानी के अंदर, जितना ही रिएक्ट करेगा जो बचेंगे वो बचे रहेंगे यार। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत कॉमन पूछी जाती हैं जब हम लोग मिक्सिंग के केस करते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही चीजों के ऊपर अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, हमें बोला गया है कि आपने H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन निकालनी है सॉल्यूशन के अंदर। ये आपने एसिड लिया, मिक्स किया इस इतने अमाउंट ऑफ बेस के साथ। एसिड लिया और बेस लिया, दोनों को मिक्स किया, क्या होगा? रिएक्शन होगी और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले बात की है। जरा करके देखते हैं पहले होगा क्या, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे यार। क्वेश्चन का इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता कभी भी। हमने बोला कि भाई हमारे पास है H2SO4 और ये रिएक्ट करेगा NaOH से, ट्वाइस NaOH से, और ये बना देगा Na2SO4 प्लस ट्वाइस H2O। ये रिएक्शन होगी और इतना H प्लस होगा वो निकल जाएगा इसके थ्रू। अब ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है 100 ml इंटू 0.2। अभी हमने क्या कहा था, मोल्स किसके बराबर है? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर है। और यदि वॉल्यूम ml में है तो ये जो n आएंगे ये मिली मोल्स आएंगे। क्यों? क्योंकि ये मिली है। तो हमने क्या बोला, H2SO4 के कितने मिली मोल आएंगे? H2SO4 के आएंगे 20 मिली मोल। और NaOH के कितने मिली मोल आएंगे? NaOH के मिली मोल आएंगे, भाई ये दोनों मल्टीप्लाई किए तो 20 मिली मोल आ गए। यदि ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिली मोल आ जाएंगे। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। अभी समझिए, इसके एक के लिए इसके 2 लगते हैं, तो H2SO4 के 20 के लिए NaOH के 40 लगेंगे, पर दे कितने रखे हैं? 30। और ये 30 कहां से आई? ये सॉल्यूशन से। तो अभी आप समझ रहे कि आपको सॉल्यूशन दिया है, पर आपको जो मोल डेटा दिया है वो मोल डेटा आप लोग रिएक्शन कराने में इस्तेमाल करेंगे। तो आप क्या बात करेंगे कि भाई देखिए ये 20 इसके 30 से रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि ये LR है। तो यदि ये खत्म हो जाएगा तो 30 कितने से रिएक्ट करेंगे? 15 से रिएक्ट करेंगे, तो 5 मिलीमोल H2SO4 बचा रह जाएगा। ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है। ये कितना बन जाएगा? देखिए अब 30 से ये 15 रिएक्ट कर रहा है और जितने H2SO4 है उतने Na2SO4 बनेंगे, तो ये भी 15 मिलीमोल बनेंगे। 15 मिलीमोल बनेंगे। अब मेरे को क्या क्वेश्चन दिया है? H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। अब यदि मेरे को दे रखा है कि H2SO4 है, H2SO4 2H प्लस बनाएगा,
तो यदि ये 5 मिलीमोल है तो ये 10 मिलीमोल H प्लस जनरेट करेगा। तो अब यदि मेरे को मोलारिटी निकालनी है तो मैं क्या करूं, N/V कर लूं। पर यदि ये ऊपर मिलीमोल में है तो नीचे वॉल्यूम भी ml में ही चाहिए, बस मोलारिटी आ जाएगी। तो मोलारिटी कितनी आ जाएगी, N कितना दे रखा है 10 मिलीमोल, वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम है देखो अभी यहां पे डेंसिटी डेटा नहीं है मेरे पास, क्या है केवल वॉल्यूम्स हैं, तो मैं वॉल्यूम कंजर्व करा दूंगा। तो वॉल्यूम कितना है, ये है 10, ये है 100 ml, ये है 300 ml, तो 400 ml है, 400 ml, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अभी ये कितना आ गया 1/40, तो आंसर आ जाएगा 1/40 मोलर। ये मेरे पास H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन बचेगी आफ्टर रिएक्शन। तो आपको है ना यही चीजें करनी होती है कि भाई कहां पे रिएक्शन होगी, कहां पे मास कंजर्व करना है, कहां पे वॉल्यूम कंजर्व करना है, और यही चीज जो होती है ना वो क्वेश्चन को ट्रिकी बनाती है। यदि आपसे नहीं बन रहा हो, आपको और प्रैक्टिस चाहिए हो, आप मेरे को कमेंट्स में लिख के भेजना, मैं और क्वेश्चंस का सोल्यूशन बना के और सिखाने की कोशिश करूंगा। पर ये चीज़ों के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी होती है, स्पेशली इफ यू आर ए जेई किड। नीट के लिए चल जाता है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं, और यहां पर हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन। मेरे पास ये वॉल्यूम है NaCl का, या ये NaCl का डेटा है, ये AgNO3 का डेटा है। और अभी हमने इसी क्वेश्चन के ऊपर बात की थी कि AgCl सॉल्यूबल नहीं होता तो वो PPT बना लेगा, तो सोल्यूशन से बाहर आ जाएगा। तो हमने क्या बोला कि भाई AgNO3 ये HCl NaCl से रिएक्ट करेगा, HCl से क्या, ये NaCl से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा ये बनाएगा NaNO3 प्लस AgCl। अभी मेरे पास जो डेटा है उसको सॉल्व करते हैं। अभी मेरे पास NaCl कितना दे रखा है, देखिए 0.1 × 200 दे रखा है, मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे को 20 मिलीमोल दे रखा है। बहुत ही बड़ी, देखिए ये आपको निकालना आना चाहिए कि मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इज मोल्स, और इफ वॉल्यूम इज इन ml तो मोल्स की जगह पर क्या आएगा, मिलीमोल्स आएगा। और ये AgNO3 कितना दे रखा है 0.2 × 100, तो ये भी 20 मिलीमोल दे रखा है। मतलब यहां पे मेरे को LR वलार की दिक्कत ही नहीं, दोनों बराबर दे रखे हैं और सफिशिएंट दे रखे हैं। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। मेरे पास ये कितना बनेगा, ये बना मेरे पास 20 मिलीमोल, और ये भी 20 मिलीमोल बना। तो ये सारा का सारा प्रेसिपिटेट आउट हो गया। ये क्या हो गया, प्रेसिपिटेट आउट हो गया। अब यदि ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया तो मैं क्या इसका मास निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा मास, मेरे को क्या मालूम है, मोल्स इंटू मोलर मास, ये मास के बराबर होता है। तो मोल्स कितने हैं, 20 × 10⁻³ मोल्स। अरे मिली मोल्स है, मिली का मतलब 10⁻³ ही होता है, तो 20 × 10⁻³ और दूसरा मुझे क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास चाहिए AgCl का। Ag का मास होता है 108 एटॉमिक मास, और ये होता है 35.5, तो ये टोटल रहता है 143.5 × 143.5, तो ये आ जाएगा 287 × 2870 × 10⁻³ मतलब 2.87 ग्राम्स, 2.87 ग्राम्स आपके पास प्रेसिपिटेट आ गया AgCl का। समझ में आया ना क्या किया हमने भाई, 143.5 हमने मिलीमोल्स निकाले, मिलीमोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2780 आ जाएगा। 2780 × 10⁻³ तो ये यहाँ पे डेसिमल लगा देगा, तो इतना ग्राम प्रेसिपिटेट का आ गया। अब मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल आयंस कितनी आई, मेरे पास आया NaNO3, इसने बना लिया Na प्लस प्लस NO3 माइनस बना लिया। यदि ये 20 मिलीमोल था तो ये भी 20 मिलीमोल होगा और ये भी 20 मिलीमोल होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस, अब एक कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं, ये कितना आ जाएगा मोल्स बाय वॉल्यूम,
और मोल्स है 20 मिलीमोल, और वॉल्यूम कितना दे रखा है। देखिए यहाँ पर भी डेंसिटी डेटा नहीं है, तो मेरे को वॉल्यूम ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 300 ml। सेम चीज़ होगी NO3 के लिए, क्योंकि NO3 के भी तो बराबर ही है, तो ये हो जाएंगे 20/300। दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 20/300 प्लस 20/300, तो ये आ गया 40/300 मोलर। ये कंसंट्रेशन ऑफ ऑल आयंस इन सोल्यूशन आ गई। आप चाहते तो डायरेक्ट भी ऐड कर लेते कि भाई यदि ये 20 है तो ये दोनों मिला के 40 मिलीमोल बनेंगे, और 40 मिलीमोल बाय 300 ml, ये भी करते तो आंसर सही था, ऐसे भी करेंगे तो भी आंसर सही है। वो आपकी समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ ऐड करना है, पर कहीं ना कहीं तो ऐड करना पड़ेगा। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं, जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। ये बाहर आ गया, ये सॉलिड है। क्लियर है ये चीज। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर है, बहुत ही बेसिक सा आसान सा क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं। अभी आपको वही सम ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल आयंस निकालना है, जिसके अंदर आपको H2SO4 और BaCl2 दिया है। आपने क्या बोला कि भाई BaCl2 प्लस H2SO4 विल गिव ट्वाइस HCl प्लस BaSO4। अब BaCl2 कितना दे रखा है जरा देख लेते हैं। ये दे रखा है 4 लीटर 1 मोलर, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 मोल दे रखा है। और H2SO4 कितना दे रखा है, 2 मोलर 2 लीटर, मतलब ये भी 4 मोल दे रखा है। भाई मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे, सेम चीज, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो H2SO4 के मोल आएंगे, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो BaCl2 के मोल आएंगे, तो स्टोइकियोमेट्री बन गई। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आफ्टर रिएक्शन ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब इसके 1 से इसका 2 बन रहा है, तो इसके 4 से इसका 8 मोल बनेगा, और ये पीपीटी बन के बाहर निकल जाएगा, और ये भी कितना बनेगा, 4 मोल बनेगा। अब फिर से यदि हमें मास ऑफ BaSO4 निकालना है तो आसान है, क्या करें, मोल्स इंटू मोलर मास कर लें, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू मोलर मास BaSO4 का। BaSO4 का मोलर मास कितना होगा, Ba का मास होता है 137 और सल्फेट का मास होता है 96, तो ये हो जाएगा 233, तो ये हो जाएगा 233। ये आ जाएगा मास ऑफ BaSO4 पीपीटी, जो सोल्यूशन से बाहर आ गया। पर ये क्वेश्चन नहीं था, ये सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा सॉल्व किया है इससे कि आपको हेल्प हो। मोलर कंसेंट्रेशन का सम चाहिए, तो मुझे समझ में आ गया है कि भाई मेरे पास है HCl, और ये कितना बना है, 8 मोलर बना है। ये डिसोसिएट होगा, ये बनाएगा H प्लस एंड Cl माइनस, तो ये यदि ये 8 मोल बना है तो HCl भी 8 मोल बने, H प्लस भी 8 मोल बनेगा, और Cl माइनस भी 8 मोल बनेगा। तो मेरे पास टोटल कंसेंट्रेशन कितना, टोटल आयंस कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 16 मोल। देखिए मैं दोनों वेरिएशन से करके देखता हूं, एक बार मैं टोटल आयंस अपॉन वॉल्यूम करूंगा और एक बार दोनों अलग अलग करके सॉल्व करूंगा। टोटल आयंस हो गया 16 मोल, तो यदि मेरे को मोलैरिटी निकालनी है टोटल आयंस की, तो मैं क्या कह दूंगा, टोटल मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम, विच इज 16 बाय वॉल्यूम कितना है, 4 इंटू 4 प्लस 2 6 लीटर है, तो ये आ जाएगा फाइनल मोलैरिटी 16/6, 16/6 यानी कि 8/3 मोलर। या फिर मैं इसको ऐसे करता तो ये कितना होगा, 6 लीटर है, 4 और 2 6, तो H प्लस आयन की मोलारिटी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8/6 मोलर। Cl माइनस कितना आ जाएगा, 8/6 मोलर। तो टोटल आयन की H प्लस आयन इंटू H प्लस आयन और Cl माइनस आयन की मोलारिटी का सम कितना आ जाएगा, 8/6 प्लस 8/6, इट इज 16/6 यानी कि 8/3 मोलर। तो आप कुछ भी कर लीजिए, यदि अलग अलग आयंस के लिए चाहिए तो ये वाला मेथड अच्छा है, यदि सिर्फ टोटल ही निकालना है तो आप ऐसे ही कर लीजिए। आंसर दोनों तरीके से आएगा और आंसर दोनों तरीके से सही आएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ कंसेप्ट थे जो हमको और पढ़ने थे मोल कंसेप्ट में। यहां पर हमारा मोल कंसेप्ट खत्म हो जाता है, हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ सीख लिया है।
हमने नीट के पीवाईक्यू का एक 20 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड किए हैं, और हम जेई के लिए भी सेम काम करेंगे कि जो सबसे डिफ़िकल्ट कुछ क्वेश्चंस आए हैं पिछले 5-7 साल के अंदर मूल कंसेप्ट के, वो भी हम सॉल्व करके पोस्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस चीज़ को पढ़िए, लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए। आई होप आपने जितने भी लेक्चर हुए हैं उन सब के नोट्स बनाए हैं, जिससे कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो, और आपने खुद से भी कुछ और सॉल्विंग की है। ठीक है, आई विश यू ए वेरी गुड लक। हम लोग वापस से मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। यहाँ पे मूल कंसेप्ट हमारा ख़त्म हो गया है, एंड वील मीट अगेन। अगला चैप्टर होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। थैंक यू।